हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो इस हफ्ते जो कि हमारा एक स्पेशल वीक है क्योंकि हमारा बजट आने वाला है, तो चर्चा करेंगे कि बजट जो हमारा आने वाला है उसमें कौन कौन से सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस रह सकती है और उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स को देखा जा सकता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि यूनियन बजट 1 तारीख को आने वाला है, तो हम कुछ ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो कि इस साल के बजट के नज़रिए से अच्छे हैं और उस सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें पोजीशन आगे बनाई जा सकती है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमने 4 सेक्टर की यहाँ बात करी है: कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग सेक्टर, एनबीएफसी एंड पावर। तो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 सेक्टर है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग। और इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग दोनों के लिए हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए हमें जो फाइनेंस करने वाली कंपनीज है वो चाहिए। और अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारे हाउसिंग बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो कुछ कंपनीज है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, जो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेलवेज लिया है, क्योंकि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है या और किसी भी वर्ल्ड में जो भी कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करती है: इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सिर्फ ट्रांसपोर्ट की ही बात क्यों करी गई है। सपोज करिए आपने ऑफिसेज बना लिए और आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको अपने ऑफिस तक लेके जाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मल्टीपल टाइप्स का एक सिटी के अंदर हो सकता है। जैसे कि हम कैपिटल ऑफ इंडिया की बात करें, न्यू दिल्ली की, तो वहाँ पे बस सर्विसेज है, वहाँ पे शटल सर्विसेज है, वहाँ पे दिल्ली मेट्रो है, वहाँ पे इंडियन रेलवेज़ है, वहाँ पे कैब सर्विसेज है, वहाँ पे ऑटो है, वहाँ पे कैब्स, ओला उबर की भी है। इसके बाद छोटे जो मतलब लेवल्स हैं उसमें हमारे ई रिक्शाज भी हैं। तो ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्शंस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें कि सिर्फ एक सिटी के अंदर तो ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए हमें रैपिड रेल भी चाहिए, हमें इंडियन रेलवेज़ का जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरा वो भी चाहिए, हमें एयरपोर्ट्स भी चाहिए, हमें सी पोर्ट्स भी चाहिए, हमें इनलैंड वाटरवेज भी चाहिए। तो ऐसे बहुत काइंड्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और उसको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो बनाएंगे तो सिर्फ उसमें ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तो हमारा जो पैसेज है, जो हमारा एक मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं, कि वो रोड्स हो सकती है, वो रेलवे ट्रैक हो सकता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी स्टेशन बिल्डिंग्स हो गई, हमारे डिपोज हो गए, हमारा पूरा एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता जो अलग से, उसमें जो हम जितनी भी फिजिबिलिटीज़ जो हैं कि क्या क्या हम उसमें हाउसिंग सेक्टर दे सकते हैं, या उसमें हम होटल्स दे सकते हैं, या उसमें हम प्राइवेट कंपनीज़ को जगह दे सकते हैं, ऑफिस स्पेस बना सकते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, मॉल्स बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे 9 अलग अलग तरीके की बात करी है कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, रैपिड रेल है, हाईवे है, रोड है, न्यू रेलवे लाइंस है, ब्रिजेज़ है। और आजकल इंडियन रेलवेज़ का मॉडर्नाइजेशन भी बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है। साथ में अभी एक रिसेंटली डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर भी ओपन हुआ है और बाकी फ्रीट कॉरिडोर्स पे काम चल रहा है। फ्रीट कॉरिडोर्स की वजह से अब हम डबल डेकर मालगाड़ी जो हमारी होती है, जो भी एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने में हमें पहले बहुत डिले हो जाता था, वो अब आजकल फास्टर हो रहा है। साथ में हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अलग अलग जो इंडिया में पोर्ट्स हैं उसका डेवलपमेंट करने की, जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीट को अपने यहाँ पे लेके आ सके और उसको हम बाद में इंडिया में इंटरनली उसका मूवमेंट करा सके। तो उसके लिए हमें पोर्ट तक रेलवे ट्रैक्स भी लेके जाने हैं, इनलैंड वाटरवेज भी बनाने हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है और ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है जिसको अगर हम प्रमोट करेंगे और वहाँ पे अच्छा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छे बूस्ट अप देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें इन्वेस्टमेंट आगे के साल के लिए करी जा सकती है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जैसे कि हम देख रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस, लार्सन एंड टूब्रो, ओबरॉय रियलिटी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एजिस लॉजिस्टिक्स, आईआरसीटीसी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, केएनआर कंस्ट्रक्शन, अडानी पोर्ट।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगभग हर एक कंपनी एक अलग तरीके की काम में है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इन सारी कंपनियों के चार्ट्स और उस पर क्या हमें दिखाई दे रहा है और उसके प्रीवियस क्या रहे हैं कि चार्ट ने कैसा परफॉर्म किया, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और आगे किस लेवल पे हम पोजीशन बनाई जा सकती है। तो पहला चार्ट है अडानी एंटरप्राइजेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ये सपोर्ट लेवल की हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। स्टॉक 2007 से स्टार्ट हुआ, 2008 में, 2011, 12, 2015, 2017 इतने साल तक, करीब लगभग 10 साल तक एक 115 के लेवल के आसपास वो एक रेजिस्टेंस लेता गया। और जब इसने 2018 में इस लेवल को फाइनली काटा तो फिर इसने दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया, लगभग 4 बार इसने टेस्ट किया। तो ये यहाँ तक जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था वो यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन चुका था। और कोविड की जो फॉल आई है उसमें भी हमने इस लेवल को देखा कि रीटेस्ट हुआ, लेकिन इस लेवल को काट के अडानी एंटरप्राइजेस नीचे नहीं गया। और यहाँ से जो इसने वापस अपना एक मूवमेंट पकड़ा तो 115 रुपये से लेके 500 रुपये के आजकल आसपास ये स्टॉक है। तो इसमें हमने देखा कि बहुत ही तेज़ी बनी और लगभग स्टॉक 4.5 गुना हो चुका है अपने कोविड फॉल के बाद से। तो इस स्टॉक में तो आप अभी देख पा रहे हैं कि एक बहुत अच्छी तेज़ी बन चुकी है और आगे आने वाले समय में भी बहुत अच्छी तेज़ी बन सकती है। अगर हम इसके एक्सपेक्टेड देखें कि क्या ग्रोथ पैटर्न रहेगा, तो एक्सपेक्टेड जो हमारा ग्रोथ पैटर्न है आप ये देखिए कि 10 साल तक लगभग अपनी करेक्शन पैटर्न में रहा और 10 साल के बाद जब ये निकला तो इसने अगले 3 साल में लगभग यहाँ से 5 गुना के अभी तक रिटर्न दे चुका है। तो अगर हम किसी और ऐसे चार्ट की बात करें जिसने पहले 10 साल की करेक्शन कर रखी हो और उसके बाद उसने क्या रिटर्न दिए, तो उसने लगभग 10 टाइम्स के रिटर्न दिए, यानी कि 10 गुना वहाँ से स्टॉक हुआ। तो अगर हम ये माने कि 115 के आसपास इसका कहीं बॉटम लगा था और उसके बाद से स्टॉक को कहीं ऊपर जाना है तो ये लगभग 1100 के लेवल तक आगे पहुँच सकता है और उसके लिए भी टाइम इसको लगेगा। तो यहाँ से स्टॉक को डबल होने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय तो लग ही जाएगा। तो अगर आपको ये स्टॉक 400 से 450 के बीच में कहीं मिलता है तो वो एक बेस्ट बाइंग होगी जिसको आप आगे आने वाले साल के लिए अपने पास अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। सेकंड स्टॉक है हमारा लार्सन एंड टूब्रो। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जैसे कि हमने बताया 2005 से पहले से हमारे पास चार्ट स्टार्ट होता है और आज की डेट में हमारे पास ये चार्ट है। तो लगभग 150 रुपये के आसपास ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज की डेट में करीब 1500 रुपये के 1438 रुपये के आसपास ये काम कर रही है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लेवल अपने ड्रॉ किए। तो एक लेवल ये है पहले वाला जहाँ पे स्टॉक ने गया यहाँ पे और यहाँ पे एक कुछ काम किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद नीचे गया और फिर एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ली और वापस इसी लेवल के आसपास काम किया। फिर हम देखते हैं कि ये स्टॉक 2014 के बाद से ऊपर गया, फिर इसने दोबारा एक बार यहीं रेजिस्टेंस ली और अभी कोविड फॉल में भी दोबारा इसी लेवल पे एक सपोर्ट अपना बना लिया। तो आज की डेट में एक हमारा मेजर सपोर्ट 600 रुपये के आसपास तो है ही, जो कि शायद आगे आने वाले कई सालों तक या शायद लाइफ टाइम में कभी कटेगी नहीं। इसके बाद स्टॉक वापस ऊपर गया और उसने ये वाला जो एक सपोर्ट बनाया रखा है यहाँ पे, जिस सपोर्ट लेवल पे इसने लगभग यहाँ पे 2.5 से 3 साल काम किया, उस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ गया है। तो ये जो हमारा 1100 रुपये का जो लेवल है, 1180 रुपये का, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगर हम देखें तो ये एक बहुत बढ़िया बाय होगा अगर हमें इस रेंज में 1200 के लेवल के आसपास, 1200 से 1250 के लेवल के आसपास कहीं स्टॉक मिल जाता है तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं 1 से 1.5 साल के लिए और ये आपको यहाँ से लगभग पैसा आपका डबल करके दे सकता है। थर्ड स्टॉक है हमारा ओबरॉय रियलिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2011 से लेके चार्ट है। 2011 से लेके 2017 तक स्टॉक ने एक रेंज में काम किया और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और उसने फिर वापस एक डिप लगा के वापस एक मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीरियड जो कि 2017 से लेके 2020 की स्टार्टिंग तक उसने फिर एक ही रेंज में काम किया, जो कि एक 450 से लेके 570-80 की रेंज, 600 तक की रेंज में था। कोविड के फॉल के टाइम पे हमने देखा कि ये वाला जो लेवल था इसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस अपने जो सपोर्ट लेवल इसने कोविड के टाइम पे बॉटम बनाया था वहाँ से लगभग डबल हो चुका है। एक चीज़ और हम देखें
कि स्टॉक ने जो आज तक इसकी वॉल्यूम आई है उसमें सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल अभी बनाई है कोविड फॉल के बाद। तो यानी कि बड़ा और स्मार्ट पैसा ऑलरेडी इसमें आना शुरू हो चुका है। और अगर हम ये 600 के लेवल को डिसाइसिवली काट के ऊपर गए तो हो सकता है यहाँ से 40 से 50% की रिटर्न हमें अगले 4 से 5 महीने में दिखे। और अगर हम इसको होल्ड रखते हैं आगे आने वाले 1-2 सालों के लिए, क्योंकि जैसे कि कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा एक हमारे देश में ग्रोथ आने वाली है, तो आगे आने वाले समय में ये चार्ट, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है और आपके अच्छे खासे रिटर्न्स इसमें बन सकते हैं। फोर्थ कंपनी है हमारी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। इसका चार्ट भी लगभग 2009 से हमारे पास है। तो हमने 2010 के आसपास एक लेवल पे काम किया 90 रुपीज़ के आसपास, फिर दोबारा हमने 2014 से लेके 17 तक वापस 92 रुपीज़ के आसपास काम किया। और आज की डेट में हमने वापस, जब कोविड की फॉल लगी थी, तो 92 रुपीज़ से जो स्टॉक चला और ये सीधा अपने आज की डेट में इसने अपना एक लाइफ टाइम हाई बना लिया है। और अगर हम देखें तो इसमें वॉल्यूम भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल्स रही हैं पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में, जो कि इस लेवल से लेके इसको ऊपर तक लेके गई है। इस स्टॉक को हमने अपने प्रीमियम चैनल पे भी डिस्कस किया था और लगभग 110 रुपये के आसपास की हमारी बाइंग रही है, तो जिसमें लोगों को लगभग अभी आज की डेट में 140% तक के गेंस दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक इस लेवल पे इस पहले रेजिस्टेंस ली थी, दोबारा रेजिस्टेंस लेवल पे ली, और एक हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि 20 EMA की है, तो स्टॉक इसी के ऊपर चल रहा है। तो एक हमारा सपोर्ट का जो लेवल है ये हो सकता है 214 रुपये के आसपास। अगर स्टॉक वापस नीचे आता है और 214 रुपये से 210 रुपये से लेकर 220-25 रुपये की रेंज में मिलता है, तो एक बेस्ट बाइंग होगी और ये स्टॉक आपके आने वाले सालों के लिए आपके पोर्टफोलियो में रहे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। फिफ्थ कंपनी हमारी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें भी हमने 2 लेवल अपने दिखाए हैं। ये स्टॉक 2000 से चला और इसने यहाँ से चल के एक अपनी लेग लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी के बाद यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद फिर एक बहुत तेज़ी पकड़ी। अब अगर हम यहाँ से देखें कि सन 2000 से पहले से स्टॉक चला था और लगभग 2013 के बाद आके इसमें एक बहुत अच्छी तेज़ी बनी, और वो तेज़ी के बाद हमने देखा कि 200 रुपये से 600 रुपये गया, लगभग ये 3 गुना हो गया स्टॉक 2013 के बाद से लेके 2016 के स्टार्टिंग से पहले। तो लगभग 2014 से आप 2016 तक मान लीजिए, तो 2-2.25 साल में स्टॉक ने एक 300% की रिटर्न्स दी। और अगर हम इसके बाद ये वाला पैटर्न देखें तो एक बहुत अच्छा डबल बॉटम बनता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद स्टॉक ने फिर कंसोलिडेशन करी और ये कोविड की फॉल के चक्कर में स्टॉक नीचे आ गया। कोविड की फॉल अगर नहीं होती तो ये यहीं से ऊपर की तैयारी शुरू कर देता, लेकिन हम इस फॉल को इतना कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं और ये माने कि स्टॉक यहीं से ऊपर चलने वाला था, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा डेटम पॉइंट है वो हम अगर यहाँ माने तो स्टॉक को अभी यहाँ पे भी आना है। तो एक अच्छे खासे लेवल तो अभी हमारे बनते हैं कि जो हम देख सकते हैं यहाँ से करीब 100 रुपये तो ऊपर हम देख सकते हैं। तो 25% के अच्छे खासे रिटर्न आगे आने वाले 3 से 4 महीने में हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम यहीं पे इस लेवल 347 से लेके 400 रुपये के आसपास, 425 रुपये के आसपास अगर इस स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी हमारी बाइंग पॉइंट रहेगी और आगे आने वाले सालों में एक अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 6 कंपनी हमारी एजिस लॉजिस्टिक्स, एकदम प्योर क्लीन चार्ट। 1999 से कंपनी स्टार्ट हुई और 2014 के बाद जाके कंपनी ने एक तेजी पकड़ी और लगभग 20 रुपये का स्टॉक 290 रुपये तक गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से करीब 15 गुना हो गया और एक बहुत ही कम समय में, 2014 से लेके 2000 लगभग 18 के बीच में आप मान सकते हैं। तो लगभग 3.5 साल में इस कंपनी ने 15 गुना के एक हमें रिटर्न्स दिए और यहाँ से लेके 15 साल कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिए। तो सेम अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसने यहाँ पे एक डबल टॉप बना के अपनी कंसोलिडेशन करी और इस कंसोलिडेशन के बाद अब ये वापस अपने लाइफ टाइम हाई के पास आ गए। ये थोड़ा सा पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये स्टॉक टाइम लेगा और हो सकता है कि 2-4 महीने यहीं पे अपने ख़राब करे, लेकिन उसके बाद जो कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा
तो ये यहाँ से डबल होने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। तो 3-4 महीने की कंसोलिडेशन के बाद आप मान सकते हैं कि नेक्स्ट 8 से 9 महीने में ये स्टॉक आपको 600 से ऊपर के लेवल दिखा सकता है। सातवां स्टॉक है हमारा IRCTC। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस कंपनी का IPO लास्ट ईयर ही आया था और एक बहुत ही अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने बने। करीब 300 रुपये के आसपास इसका IPO का प्राइस था और हमने देखा कि ये 1800 से ऊपर गया एक ही लेग में सीधा ही। इसका हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ टाइम तक यहाँ रहा। 600 रुपये के आसपास इसका IPO ओपन हुआ था और लगभग 900 रुपये 1000 रुपये के आसपास इसने काम किया। और 2020 में स्टार्टिंग में जनवरी के बाद इस कंपनी में बहुत अच्छी वॉल्यूम आए और ये कंपनी सीधा यहाँ से 2000 तक गई। लेकिन एक कोविड के फॉल के चक्कर में कंपनी ने वापस नीचे आया। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अच्छी कंपनी की निशानी यही होती है कि वो जिस तेज़ी से नीचे आई थी उसी तेज़ी से वापस ऊपर भी चली गई। एकदम वी शेप रिकवरी कंपनी ने करके एक अच्छे लेवल्स के आसपास पहुंची। और आप देख पा रहे हैं कि मई से लेके नवंबर तक, दिसंबर के लास्ट तक इस कंपनी ने बहुत अच्छे कंसोलिडेशन किया और उसके बाद एक अच्छी वॉल्यूम के साथ वापस ऊपर चलने की तैयारी भी की। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो OFS निकाला इसका ऑफर फॉर सेल, उस चक्कर में वापस स्टॉक नीचे आ गया और लगभग आज की डेट में 1400 रुपये के आसपास काम कर रहा है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी का काम भी बहुत अच्छा है। आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन की जो ट्रेन्स हैं वो भी कंपनी चला रही है, साथ में इनका केटरिंग का काम है, होटल्स का काम है एंड इस कंपनी के बहुत सारे और भी ऐसे काम हैं जो कि इसमें इसकी कंपनी की मोनोपोली है और इसका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है। तो अगर हमें इस लेवल, ये जो हमने 1290 का अपना एक सपोर्ट लेवल बनाया है, अगर ये हमें 1290 से लेके 1350 के बीच में अगर ये हमें IRCTC मिल जाता है तो ये एक बेस्ट बाइंग की हमारी लोकेशन बन सकती है आगे आने वाले सालों के लिए। और शायद आगे आने वाले सालों के लिए हमें ये वाले प्राइस दोबारा देखने को भी ना मिले। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहें कुछ सालों के लिए, क्योंकि इसमें आगे रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन हम करने की आजकल बात हो रही है और जो प्राइवेटाइजेशन ट्रेन का होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा IRCTC को हो सकता है। तो इसलिए इस कंपनी पे नज़र बनाई जा सकती है। 8th कंपनी हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस कंपनी का 1999 से लेके चार्ट है और इस कंपनी ने बहुत एक अच्छी तेज़ी 2008 में दिखाई और उसके बाद एक डबल टॉप बना के वापस नीचे आ गया। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे कंपनी के फंडामेंटल्स और काम बहुत अच्छा था, इसलिए इसने पूरी वी शेप रिकवरी बना के अपने पुराने लेवल्स के आसपास आ गया और उसके बाद कंपनी वापस एक डाउन ट्रेंड में चली गई। एक हमने इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और हमें लग रहा है कि लगभग ये ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं थी, जिसके बाद ये बहुत एक तेज़ी से यहाँ पे एक स्पाइक आई है जो कि लगभग 50 रुपये से एकदम स्टॉक बढ़ के 84 रुपये 90 रुपये के आसपास पहुँच गया। तो यानी कि 80% के आसपास के इसमें रिसेंटली अभी रिटर्न्स आए। और अगर आप वॉल्यूम का पैटर्न देखें 2002 से 4-5 के बाद जो बड़ी वॉल्यूम है वो अभी आई है 2020 के बाद से। तो यानी कि स्मार्ट पैसा वापस इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले चुका है और ले भी रहा है और हो सकता है आगे आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हमें वापस ये वाले लेवल्स देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन जैसे ही बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो कंपनी के जो पास करने की क्षमता है, चीज़ें को देखने की क्षमता है और जिस तरीके से कंपनी पहले काम करती थी उस तरीके में भी कुछ सुधार है और कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। तो ये एक बेस्ट बाय की लोकेशन हो सकती है अगर हमें 65 रुपये से लेकर 75 रुपये के बीच में कहीं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिल जाए तो। नेक्स्ट कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन। सेम एकदम स्ट्रेट चार्ट, प्लेन चार्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज में काम किया और उसके बाद कंपनी ने एक अपना यहाँ से टॉप बनाया। लगभग 30 रुपये से के आसपास कंपनी स्टार्ट हुई और 320 रुपये तक गई, लगभग 10 गुना कंपनी हो गई और उसके बाद से वो एक ही रेंज में काम कर रही है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कंपनी ने रिसेंटली अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो ये जो हमारे लेवल है 319 रुपये वाले, अगर हमें इस लेवल 310 रुपये से लेके 330 रुपये के बीच में KNR कंस्ट्रक्शन मिल जाए तो ये बेस्ट बाइंग हो सकती है और कंस्ट्रक्शन की एक अच्छी कंपनी होने की वजह से इसमें यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है एक लॉन्ग टर्म के लिए। अडानी पोर्ट्स,
ये कंपनी भी बहुत पुरानी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2008 से इस कंपनी का चार्ट है हमारे पास। और एक इसमें भी एक ये लेवल था 168 रुपीज़ का, जो कि लगभग 6 साल 7 साल तक कंपनी ने इसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे काम किया। और उसके बाद जब कंपनी ऊपर गई तो वापस इस कंपनी ने 300 रुपये के आसपास 2015 से लेके और 2021 तक इसी रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, जिसको हम बाद में बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक ये रेजिस्टेंस था, इसके बाद ये सपोर्ट बन गया है यहाँ पे, और बाद में रेजिस्टेंस 417 रुपये की बन चुकी है। जैसे कि आप आज की डेट में देख पा रहे हैं, कंपनी ने अपने लाइफ टाइम हाई बनाए हैं, 535 रुपये से ऊपर गई है कंपनी। तो अगर ये कंपनी कल को मतलब कुछ महीने में अगर ये 450 रुपये 500 रुपये की रेंज में मतलब इस लेवल के आसपास आपको कहीं पे ही मिले तो एक बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। क्योंकि अगर हम जो हमारे पोर्ट्स हैं उसका मॉडर्नाइजेशन करेंगे, जो कि आज की डेट में कुछ पोर्ट्स अडानी के पास ऑलरेडी है, और हो सकता है कि शिपिंग कॉरपोरेशन का या जो किसी और कंपनी का जो पोर्ट सेक्शन है उस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करे तो ऑब्वियसली अडानी हो सकता है उसमें कुछ अपने स्टेक्स खरीदे और अपने काम को आगे बढ़ाए। तो इस कंपनी में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ये आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है कुछ 10 स्टॉक्स के बारे में, और ये भी बात करिए कि कहाँ पे हम पोजीशन बनाई जा सकती है और किस में क्या क्या हमारे टारगेट लेवल्स रहेंगे, और उसको हमें एक लंबे समय तक रखना है। ये स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, और इसको अगर हम अपने पोर्टफोलियो में एक लंबे अरसे के लिए रखेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे stockcharitra@gmail.com। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।